प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम फिर नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है उपसर्ग। कुछ विद्यार्थी मानते हैं कि उपसर्ग एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा शब्दांश है जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसमें कुछ परिवर्तन करता है। मात्र उपसर्ग का इतना ही खेल है। लेकिन आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि उपसर्ग इतना छोटा टॉपिक नहीं है। इसमें हिंदी के शब्दों के निर्माण में बहुत भूमिका होती है। इसकी शब्दों के निर्माण में किस किस प्रकार से शब्दों का निर्माण करता है, किस प्रकार इस किसी मूल शब्द के प्रारंभ में लग करके उसके अर्थ या विशेषता को बदलता है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि उपसर्ग। पहले हम समझ लेते हैं कि उपसर्ग है क्या। उपसर्ग वो शब्दांश है जो शब्द के पूर्व में लगकर शब्द का अर्थ बदल देता है या उसके अर्थ में चमत्कार विशेषता प्रकट करता है। यानी उपसर्ग मूल शब्द के साथ लगता है। उपसर्ग स्वयं अकेला वाक्य में प्रयोग नहीं होता, और जिस मूल शब्द के साथ लगता है वो मूल शब्द भी वाक्य में प्रयोग नहीं होता। ये बहुत से परिवर्तन करता है। जैसे हमारे संस्कृत में मूल शब्द है पठ, यानी हिंदी में है पढ़। इसी से प्रत्यय लगने से बहुत से इसके रूप बदल जाते हैं। जैसे पढ़ा, पढ़ेंगे, पढ़ते। इस प्रकार से प्रत्यय भी मूल शब्द के साथ लगने के बाद क्या करते हैं, बहुत से शब्दों के नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार उपसर्ग भी शब्द के प्रारंभ में लग करके उसके अर्थ में या तो विशेषता प्रकट करता है या फिर उसका विपरीत रूप बदलने में भूमिका निभाता है। जैसे यहाँ कुछ ये शब्द है शुद्ध, और शुद्ध शब्द जो ही वी उपसर्ग लगेगा इसकी विशेषता को और बढ़ा देगा, यानी शुद्ध से और अधिक शुद्ध बना देगा इसको। जैसे योग से वी उपसर्ग लगते ही वियोग बन जाएगा, यानी योग का ही विलोम शब्द बना देता है। इस प्रकार उपसर्ग कहीं विलोम शब्द बनाएगा, कहीं उसकी विशेषता को बढ़ाएगा। इस प्रकार के नए नए रूपों में शब्दों का निर्माण करेगा, और ये हमेशा शब्द के मूल रूप के प्रारंभ में लगता है। और वो मूल शब्द जो होता है वो न तो वाक्य में सीधा वो प्रयोग हो सकता और न ही उपसर्ग सीधा वाक्य में प्रयोग होता, बल्कि दोनों मिलने से जो एक नया शब्द बनता है, नया शब्द का निर्माण होता है, वही वाक्य में प्रयोग होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक उपसर्ग किस किस प्रकार से कई कई अर्थों में कार्य करेगा, और किस प्रकार वो संधि के रूप में उसका रूप दिखाई देगा, किसका यण संधि में वो रूप दिखाई नहीं देगा, व्यंजन संधि में उसका रूप कैसा होगा, प्रत्यय के साथ उसका रूप कैसा होगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हमें उपसर्ग पहले वाक्य शब्द के प्रारंभ में हमें खुले रूप से दिखाई देता है। जैसे अधि शब्द है, इसमें अधिकरण में ये अधि हमें साफ दिखाई देता है, अधिगम में भी हमें अधि साफ दिखाई देता है, अधिनियम में भी अधि हमें साफ दिखाई देता है। लेकिन जो ही ये संधि के रूप में प्रयोग होगा तब संधि के नियम के हिसाब से ये हमें साफ दिखाई नहीं देगा। जैसे अधिक्षण, अब यहाँ दीर्घ संधि के कारण इस छोटे अधिक का जो मात्रा है वो बड़ी दिखाई देगी। इसी प्रकार अधीन, इसमें भी मात्रा बड़ी दिखाई देगी। लेकिन यदि इसके अंदर हम पहचान करेंगे तो वही अधि उपसर्ग इसमें शामिल है। इसमें होता है अधि प्लस इक्षण। जो ही ये छोटी ई और बड़ी ई मिलेगी दीर्घ संधि के हिसाब से ये बड़ी हो जाएगी। लेकिन यदि पूछा जाए तो इसके अंदर उपसर्ग क्या है, तो हमारा उपसर्ग अधि ही है। दूसरे में देखिए अधीन में भी अधि प्लस इन, ये छोटी ई और बड़ी ई मिल करके
ये बड़ी ई हो गई। लेकिन इसमें अध्ययन में भी यदि पूछा जाए कि इसमें उपसर्ग क्या है तो इसके उपसर्ग भी अधि ही है। ऊपरे की अति है जिसका अर्थ है अधिक और परे, इसका अर्थ अधिक का था ऊपर या अधिक। जैसे इसमें भी संधि के रूप में दिखाया है अति प्लस इत, और ये जो ही छोटी ई और बड़ी मिली अतीत हो गया। और अतीत में आप देखेंगे कि हमें बड़ी ई प्रतीत होगी, जबकि आपको सबको पता है कि किसी भी उपसर्ग में बड़ी मात्रा का कोई भी उपसर्ग नहीं है। सभी जितने भी उपसर्ग मात्रा वाले हैं या तो वो छोटे ऊ के हैं या फिर छोटी ई के हैं। लेकिन यहाँ पर हमें छोटी ई की मात्रा महसूस नहीं होती। ये किसका परिणाम है? ये संधि का परिणाम है। अति और इत दोनों मिलने से क्या हो गया? ये मात्रा बड़ी हो गई, बल्कि इसके अंदर उपसर्ग क्या है? अति ही है। इसी प्रकार अति प्लस इंद्रिय, ये देखिए इसमें भी बड़ी मात्रा दिखाई देगी। इसके अंदर भी अति उपसर्ग ही है, लेकिन ये यूं ही छोटी ई के साथ छोटी ई मिली दीर्घ संधि होकर के ये बन गया अति इंद्रिय, जो इंद्रियों से परे हो, अति जो पीछे बीत चुका हो। अब अगला है यण संधि में। अब अति की 2-3 ही उदाहरण हैं, अधि के उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। दूसरा है यण संधि का उदाहरण अधि प्लस अयन। अब देखिए ये अध्ययन बन गया संधि के कारण। जब हम संधि के टॉपिक को पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आपको समझाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से संधि के नियम में जो ही उपसर्ग के अंदर से ये मात्रा निकल कर के बाहर जाएगी, यानी ई ए के साथ मिलेगी तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है। और जो ही जिस वर्ण से स्वर बाहर आ जाता है तो क्या बन जाता है? वो आधा बन जाता है। इस प्रकार से अध्ययन बनता है, ये संधि का नियम है। और इसके अंदर यदि पूछा जाए तो क्या है? उपसर्ग इसमें अधि है। देखिए अधि प्लस आपक। अब ये भी ई है, जो ही ये ई से बाहर आएगी और अगले आ के साथ मिलेगी तो ये बन जाएगा या, और ये ई निकलते ही ये बन जाएगा आधा अध्यापक। यानी ये संधि के कारण ये इसके अंदर अधि उपसर्ग हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जो ही आपके संधि के हिसाब से इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि अध्यापक के अंदर अधि जो है वो क्या है? उपसर्ग है। एक उपसर्ग आ है और पक क्या है? इसमें एक मूल शब्द है। किस प्रकार से अध्यापक शब्द का निर्माण हुआ है, ये यहाँ देखने की बात है कि कई शब्दों में हमें उपसर्ग साफ साफ दिखाई देता है, जो हम देखते ही पहचान लेते हैं कि इसमें उपसर्ग ये है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी शब्द के प्रारंभ में हमेशा उपसर्ग लगता है और तभी नए शब्दों का निर्माण होता है। लेकिन कुछ शब्दों में हमें अधि अपने मूल रूप में दिखाई नहीं देगा, और उस संधि की जानकारी के हिसाब से ही उसको हम जान पाएंगे। तभी हमें पता चलेगा कि अध्ययन में बड़ी ई होने के बाद भी क्या है? इसमें अधि उपसर्ग ही है। और अधि इक्षण में बड़ी ई होने के बाद भी अधि प्लस इक्षण संधि की वजह से मात्रा बढ़ी हुई है और दोनों शब्दों में अधि उपसर्ग ही है। इसी प्रकार अधि प्लस अयन में हमें पता चलेगा कि अध्ययन के अंदर अधि उपसर्ग है, जो कि संधि के कारण ये हमें दिखाई नहीं दे रहा। इसी प्रकार अधि प्लस आपक में, अध्यापक में भी क्या है? अधि प्लस आ प्लस पक, यानी 2 उपसर्ग लगने के बाद अधि भी उपसर्ग उसमें शामिल है, आ भी उसमें शामिल है, इससे बना है अध्यापक। अब देखिए व्यंजन संधि में भी इसका परिवर्तन होता है। देखिए अधि प्लस था। अब आपको जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार स और थ, स इस स में और थ में बदल जाता है। ये जीव के उच्चारण के स्थान के हिसाब से जो ही इसके आगे ई आती है तो हमेशा जीव यहाँ जाने के बाद इस स को न बोल करके हमेशा इस स को बोलती है, और थ को ये न बोल करके ठ बोलती है। क्योंकि जब जीव वापस वहाँ चली जाती है तो क्या करती है कि जीव वापस जहाँ से स बोलना होता है वहाँ बोलने के साथ ही वहीं से थ बोलती है, तो वहाँ ठ बनता है। उस ठ की वजह से जीव वापस न आकर के उसी स्थान से उस स को बोलती है, तो वहाँ से बोला जाता है ये स, और इस थ को बोला जाता है ठ। ये संधि का नियम है। जब हम संधि को गहराई से पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि उसमें प्रत्यय भी होते हैं शामिल, लेकिन वो प्रत्यय दिखाई क्यों नहीं देते। इसी प्रकार देखिए अधिष्ठान, इसके अंदर भी क्या है? अधि उपसर्ग तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी वही बात है, जो ही ये मात्रा पहले होगी ये स हमेशा इसमें बोला जाएगा और थ बन जाएगा ठ। अब देखा हमने कि एक उपसर्ग एक तो सीधे रूप में दिखाई देता है,
दूसरा हमें दीर्घ संधि के रूप में बड़ी मात्रा के रूप में दिखाई देता है। तीसरा हमें यण संधि में आधे व्यंजन के रूप में दिखाई देता है। और तीसरा व्यंजन संधि में कुछ शब्दों का ही परिवर्तन दिखाई देता है। अब देखिए प्रत्यय का कमाल। प्रत्यय का कमाल से पहले आप ये जान लीजिए कि आप सभी को पता है कि प्रत्यय किसी भी मूल शब्द के अंत में लगते हैं और उसमें लगने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं। लेकिन कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो पहले स्वर के साथ या पहले वर्ण के साथ गड़बड़ करते हैं, यानी उसमें नियम के हिसाब से उसको दीर्घ रूप बना देते हैं। यदि इन प्रत्ययों में से कोई भी प्रत्यय किसी शब्द के साथ लगेगा, इक, ए, ये, अयन, तो क्या कर देगा? यदि पहले वर्ण के साथ ए है तो उसको बना देगा वो आ। यदि पहले वर्ण के साथ ई है, बड़ी ई है, ए है, तो उसको बना देगा आई। यदि उ है, बड़ा उ है, ओ है, तो उसको बना देगा औ। यानी इसके सब दीर्घ रूप हैं। और जो ही ये प्रत्यय जिसके साथ लगेंगे, हमेशा पहले वर्ण को उसके साथ जो भी स्वर लगा है उसके इसमें दीर्घीकरण कर देंगे, यानी इसको बढ़ा देंगे। इसके कारण हमें जो उसमें मूल शब्द है उसमें परिवर्तन हो जाता है और जो उपसर्ग है उसका हमें पता नहीं चल पाता। अब ये बात ध्यान रखने की, जैसे प्रत्यय के साथ देखिए आधिपत्य। अब देखिए इसमें अधि उपसर्ग है लेकिन आ दिखाई दे रहा है तो इसमें अधिपत प्लस ये, जो ही ये उपसर्ग ये प्रत्यय लगेगा पहले इसके साथ ए के साथ, तो ये इसको बना देगा आ। ये बना दिया आ, आधिपत्य। और पहले अक्षर को आधा बना देगा, अपने साथ वाले अक्षर को आधा बना देगा। ये सिर्फ आधा बनाता है और बाकी पास वाले को आधा नहीं बनाते, लेकिन सभी पहले वर्ण को सभी बड़े बनाएंगे। लेकिन ये की विशेषता दूसरी ये भी है कि वो हमेशा पहले वर्ण को बड़ा करता है, दीर्घ रूप करता है और अपने पास वाले को आधा कर देता है। अब देखिए आध्यात्मिक। अब देखिए अधि आत्म प्लस इक। अब जो ही ये इक प्रत्यय लगेगा, ये ए को यहाँ आ बनाएगा, जैसे यहाँ बना हुआ, और जो ही ये संधि के हिसाब से जुड़ेगा आध्यात्मिक और इक प्रत्यय अंत में लग जाएगा। अब इन शब्दों में यदि आप पहचानोगे कि इसमें अधि उपसर्ग है या नहीं, तो आप कैसे पहचानोगे? आप देखिए, क्योंकि ये सब प्रत्यय के कारण इन्होंने जो पहला रूप है उसको बड़ा बना दिया। आपको ये पता होना चाहिए कि ये शब्द अधि प्लस आत्म प्लस इक है और इसमें अधि उपसर्ग है, लेकिन इक प्रत्यय के कारण ये आ बना है, इसमें कोई शक नहीं है। इसी प्रकार आधिपत्य होने में भी अधि उपसर्ग ही है, क्योंकि ये प्रत्यय के कारण क्या हुआ है, इस तय को आधा किया इस ये ने और इस ए को आ बना दिया है। लेकिन है इसमें भी अधि प्लस पत प्लस ये, यानी अधि उपसर्ग ही इसमें शामिल है। अब शायद आप धीरे धीरे एक एक उपसर्ग, यानी जो संस्कृत के हमारे मूल जो 22 उपसर्ग हैं, उनको इसी प्रकार से समझेंगे कि वो मूल रूप में कैसे दिखाई देंगे, संधि के रूप में वो कैसे छुप जाते हैं, यण संधि में उनका महत्व क्या होता है, व्यंजन संधि में उनका परिवर्तन कैसे हो जाता है, और प्रत्यय लगने पर वो साफ साफ यानी स्पष्ट रूप से हमें दिखाई क्यों नहीं देते। जब तक आप ये इन बातों को समझ नहीं लेंगे, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि मूल उपसर्ग क्या है और उसको कैसे बाहर निकाला जाएगा, और वो है तो उसमें कौन सा उपसर्ग है। इस प्रकार से हम 22 के 22 उपसर्गों को बड़े ध्यान से इन्हीं सत्रों के हिसाब से, यानी उसके मूल रूप में, उसके संधि के रूप में, उसके प्रत्यय के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब देखिए अभी, अब अभी है तो अभी का अर्थ है सामने या पास। अब पहले मैंने ऐसे उदाहरण लिखे हैं जो साफ, जिसमें साफ दिखाई देगा जो हमें उपसर्ग है वो। अभी आपको पता है कि जो गे है वो मूल शब्द है। अब देखिए विज्ञ, विज्ञान, प्रज्ञा, संज्ञा, इन सभी में क्या है, गे तो है मूल शब्द, पर भी सम लगने से ये शब्द बनों का निर्माण होता है। उसी प्रकार इस गे में अभी लगने से अभिज्ञ बन गए। अभी देखिए अभिज्ञान, इसमें भी अभी साफ दिखाई देता है। ये देखिए अभिदा, और इसमें भी अभी साफ दिखाई देता है, क्योंकि इसमें दा है वो मूल शब्द है। ये थी साफ जो देखते ही समझ में आ जाए कि उपसर्ग अभी है। लेकिन संधि के रूप में यही मात्रा, अभी की मात्रा जो ही छोटी या बड़ी से मिलेगी,
तो संधि के रूल के हिसाब से वो मात्रा बड़ी हो जाएगी और हमें पहचानने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। जैसे अभी प्लस इष्ट, अभिष्ट। जबकि इसमें देखेंगे कि अभी यदि हमें इसमें छाटने को कहा जाए कि उपसर्ग छाटिए, तो आप ये कभी न छाटें, क्योंकि ये कोई उपसर्ग होता ही नहीं। क्योंकि आपको समझ आना चाहिए कि इष्ट और ई और के कारण यानी संधि की वजह से मात्रा बढ़ी हुई है, जबकि इसमें जो उपसर्ग है वो अभी यानी छोटी मात्रा अभी। ये मैंने आपको बता दिया कि किसी भी उपसर्ग में मात्रा बड़ी नहीं होती। अब देखिए यण संधि का उदाहरण अभी प्लस अंतर। अब ये बन जाएगा अभ्यंतर, क्योंकि जो ही ये ई इस ए के साथ जाएगी, आपको पता है ई और ये दोनों को मिलाकर क्या बनता है, ये अर्धस्वर है। आगे हम संधि पढ़ेंगे तो बताएंगे किस प्रकार ये किस किस से बनता है। ई प्लस ए से ये बनता है, और वह कहाँ से बनता है, वो ऊ प्लस ए से बनता है। ये सारी बातें हमें संधि के बारे में जब जानेंगे तो पढ़ेंगे, और आपको पता चलेगा कि वह और ये अर्धस्वर क्यों हैं, और इन्हें व्यंजन के रूप में क्यों नहीं लिया जाता, और ये स्वर क्यों नहीं है। ये वजह इसकी यही है, और आगे हम संधि में इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। इसलिए ये ई जो ही ये के साथ मिलेगी ये बन जाएगा, इसके अंदर से स्वर बाहर होते ही ये आधा बन जाएगा, और आगे का अक्षर ज्यों का त्यों आ जाएगा, और ये अभ्यंतर बन जाएगा। अब देखिए इसमें आपको यदि उपसर्ग छाटने के लिए कहा जाए तो क्या छाटोगे, इसमें जबकि अभी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन क्या है इसमें फिर भी अभी प्लस अंतर ही है। और आपको संधि के बाद जब समझ में आएगी तो आपको उसके साथ उपसर्ग का भी पता चलेगा कि उपसर्ग भी इसके अंदर शामिल है। अब देखिए अभी प्लस अर्थी, देखिए वहीं रूल के हिसाब से जो ही ये ई इस ए के साथ मिलेगी और दोनों मिलते ही ये का निर्माण करेंगे, ये यहाँ आ गया, और जो ही इसके अंदर स्वर बाहर होगा तो ये आधा हो जाएगा, और आगे का ज्यों का त्यों ये बन जाएगा अभ्यर्थी। कई लिखते हैं इसको अभ्यर्थी, अभ्यर्थी नहीं। ये शुद्धिकरण की दृष्टि से भी आपको इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार हम संधि के हिसाब से जो लिखते हैं वो शब्द कुछ अशुद्ध भी लिख देते हैं, लेकिन संधि ही बताती है कि शब्द अशुद्ध है या शुद्ध है। अब देखिए व्यंजन संधि में इसका क्या रोल है। अब व्यंजन संधि में अभी प्लस सेक, ये वही बात है जीवा के बोलने के स्थान के हिसाब से। जो ही ये ई के आगे से बोलेगा, हमेशा ये से न बोल करके जीवा हमेशा इस जगह से से को बोलेगी, और ये अभी प्लस सेक अभिषेक के रूप में लिखा जाएगा। अब देखिए प्रत्यय के हिसाब से, अब देखिए अभी प्लस जात प्लस ये जात ही मूल शब्द है, ये प्रत्यय है। आपको पता है कि ये जो ही लगेगा पहले वर्ण को में वृद्धि करेगा और पास वाले को आधा कर देगा। देखिए ए को आ बना दिया अभी जाते, और जो अंत वाला तय है उसको आधा बनाकर ये लग गया। इसलिए यहाँ भी क्या है, आ भी भले ही दिखाई दे अभी जाते हैं, लेकिन इसमें भी क्या है, अभी उपसर्ग ही है। अब चौथा उपसर्ग है नी नहीं, ये नहीं है कभी विसर्ग वाला, बल्कि नी। इसका अर्थ होता है बड़ा, विशेष या निषेध के रूप में। आप सब जानते हैं कि एक ही उपसर्ग के भिन्न भिन्न अर्थ हो सकते हैं भिन्न भिन्न शब्दों के साथ। कहीं यही नी क्या करेगा, विशेषता को बढ़ाएगा, विशेष बात के साथ होगा। यही नी निषेध के रूप में भी होगा, और यही नी बड़े के रूप में भी आपको दिखाई देगा। और मैं सबसे पहले बताया था कि आपको मैं सरल से कठिन की ओर लेकर जाऊं, कि पहले से वो शब्द लिए मैंने तो जिसके अंदर वो उपसर्ग साफ दिखाई देता है। जैसे नी प्लस काय, ये नी साफ दिखाई दे रहा है, निगम ये नी, और ये निधि ये नी, और इसमें बचा काय, गम और धी, ये इसके मूल शब्द है। अब यण संधि में भी नी प्लस आय से बनता है न्याय। अब इस न्याय के अंदर भी कैसे ढूंढोगे आप कि नी उपसर्ग है। इसी प्रकार देखिए नी प्लस आस, ये होता है न्यास। इस न्यास के अंदर भी नी उपसर्ग ही है। जो ही मैंने बताया था कि जो ही ये ई इस अगले स्वर के साथ मिलेगी, तो यदि ए है तो ये बनेगा, और यदि आ है तो या बन जाएगा, और इस जो ही इसके अंदर से स्वर बाहर होगा ये वर्ण आधा बचेगा, ये ऐसे बनेगा न्यास। इसमें भी ऐसी ही जो ही इसकी ई बाहर आएगी और अगले आ के साथ मिलेगी, ये ई और या
क्या बन जाएगा या, और ये न से जो ही मात्रा बाहर निकलेगी ये बन जाएगा आधा। अब देखिए न्याय के अंदर भी नी उपसर्ग है और न्यास के अंदर भी नी उपसर्ग है। अब प्रत्यय से देखिए इसका रूप, नैदानिक, इसमें क्या है नी, मूल शब्द है दान, और जो ही इक प्रत्यय लगा इस इक प्रत्यय ने इसमें क्या कर दी, वृद्धि कर दी। जैसे बताया था यदि ई बड़ी ई यदि ए है तो क्या हो जाती हैं, वो आई हो जाते हैं, यानी आई की मात्रा 2 होती है। इसके कारण इक प्रत्यय की वजह से यहाँ पर हमें नी उपसर्ग दिखाई नहीं देता, लेकिन ये करामात इक की है जब भी, लेकिन फिर भी इसमें पूछेगा कि नैदानिक में कौन सा उपसर्ग है, तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इसके अंदर भी नी उपसर्ग है, लेकिन इक प्रत्यय लगने की वजह से वो जो नी है वो नई में बदल गई है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देती। अब देखिए व्यंजन संधि में, व्यंजन संधि में बताया था कि ये जो ये है जो ही पहले इस से से आएगी वो कौन सी भी संधि में आए वो क्या कर देगी, वो हमेशा इस से में बदल जाएगी। जैसे ये भी बताया था कि ई के बाद यदि से और थे आता है तो हमेशा इस से और थे में वो परिवर्तन हो जाता है, निष्ठा। अब अगला है प्रति। प्रति का अर्थ है वितरित करना या प्रत्येक या और। एक होता है और, एक होता है और। ये और है की और वो होता है दो चीज़ों को, संज्ञा शब्दों को अलग अलग करता है। ये भी ध्यान रखना, इस पे एक मात्रा है उस पर 2 मात्रा होती है। अब इसमें पहले वो लिखे गए हैं शब्द साफ दिखाई देते हैं। प्रतिकार में प्रति साफ दिखाई देता है, प्रतिकूल में भी प्रति साफ दिखाई देता है, प्रतिक्रिया में भी प्रति साफ दिखाई देता है। अब देखते हैं हम संधि में, दीर्घ संधि के हिसाब से प्रति प्लस इक ये बड़ी मात्रा के रूप में दिखाई देगा, प्रति प्लस इक्षा ये बड़ी मात्रा के रूप में दिखाई देगा। ये सब के सब दीर्घ संधि के कारण ये मात्राएं बड़ी हो गई हैं, लेकिन इसके अंदर जो उपसर्ग है वो क्या है, वो हमेशा इसमें प्रति ही है। ई संधि की वजह से ई और ई मिलने से ये बड़ी ई हो गई है। यण संधि में क्या होता है, ये वही बात, प्रति प्लस एक्स प्रत्यक्ष, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर। बताया था जो ही ये ई अगले के साथ मिलेगी, इसका अंतिम स्वर और इसका पहला स्वर, यानी इसका अंतिम वर्ण और इसका पहला वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो ई और ये मिलते ही ये बनेगा। जो इसके अंदर से मात्रा बाहर होगी ये वर्ण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और आगे का जो करती हूँ प्रत्यक्ष। इसी प्रकार इसमें है, जो ही ई यू के साथ मिलेगी तो आप बोल के देखिए ई प्लस ऊ को क्या क्या बोलोगे, यू यू। यदि बड़ा ऊ होगा तो यहाँ बोलेंगे ये यू। इन दोनों को इकट्ठी ध्वनि जब आती है तो हमेशा यू की बनेगी, और इसमें यदि बड़ा ऊ है तो ये हमेशा बड़ी यू की ध्वनि बनेगी। इसी प्रकार प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, और इसके अंदर जो ही मात्रा बाहर निकलेगी ये आधा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्रत्यक्ष के अंदर भी प्रति है और प्रत्युत्तर के अंदर भी प्रति है, और ये सब किसके कारण, यण संधि की वजह से हमें साफ नजर नहीं आ रही। प्रतीक में भी बड़ी होने के बाद भी प्रति है, और प्रतीक्षा में भी बड़ी ई दिखाई देने के बाद भी इसमें क्या है, प्रति उपसर्ग है। अब देखिए व्यंजन संधि में प्रति प्लस छेद बताया है बार बार, इस ई की वजह से इसे क्या होगा, प्रतिषेध। अब देखिए प्रत्यय की वजह से, प्रत्यय का बताया कि एक जो ही लगेगा वो क्या कर देगा, इस पहले वर्ण में वृद्धि कर देगा। इस पर को बना दिया इसने प्रा, ती का ती, पद का पद, और जो ही इसमें एक प्रत्यय लगा प्रातिपादिक। अगला है परि। परि का अर्थ है चारों ओर या पास। पहले वो शब्द देखिए परिकल्पना, ये परि साफ दिखाई दे रहा है, परिक्रमा में भी परि साफ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं दीर्घ संधि में ये बड़ी मात्रा के रूप में कैसे मिलेगा। परि प्लस इक्षण परीक्षण, परि प्लस इक्षा परीक्षा। इसका मतलब यह है कि परीक्षण के अंदर भी परि है और परीक्षा के अंदर भी परि है, लेकिन अगली ई की वजह से, इस शब्द मूल शब्द की ई की वजह से वो बड़ी मात्रा में दीर्घ संधि के हिसाब से उसमें परिवर्तन हो गया है। अब यण संधि में परि प्लस अटन पर्यटन, परि प्लस आवरण पर्यावरण। वही बात, जो ही क्या होगा, ये ई इससे मिलेगी ये बनेगा, ये स्वर रहित होते याद हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार इसमें है, ई जो ही या से मिलेगी, आ से या हो जाएगा, रयाद होते ही ऊपर चला जाएगा, और ये बन जाएगा पर्यावरण। इसलिए पर्यावरण में भी
और पर्यटन में भी क्या है, परि उपसर्ग ही है। अब देखिए व्यंजन संधि में परि प्लस नए, ये एक नई बात और है। जब हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे कि जो ही री के बाद या ई के बाद नए आएगा वो हमेशा अणे में बदलता है। यदि यहाँ र है और र के आगे यदि नए आता है तो वो हमेशा अणे में बदलता है। ये भी एक रूल है। जब हम संधि पढ़ेंगे तब आप इसको समझ पाएंगे। जैसे दोनों में देखो, परि प्लस नए के अंदर परिणय, परि प्लस मान में परिमाण, ये क्योंकि इस री की वजह से ये नए इस नए को अणे में बदल दिया है, इसी प्रकार इसमें बदला है। लेकिन इसमें भी क्या है, परि है, परि है। इसको व्यंजन संधि क्यों कहा, क्योंकि इसमें नए का परिवर्तन अणे में हुआ, इसलिए व्यंजन में परिवर्तन होने के कारण ये व्यंजन संधि का प्रकार है। अब देखिए अगला वी। वी का मतलब है विशेष या अभाव या भिन्न। जैसे विकट, वी साफ दिखाई दे रहा है, विकराल, वी साफ दिखाई दे रहा है, और विकार, ये भी वी साफ दिखाई दे रहा है। अब देखिए दीर्घ संधि में वी प्लस इक्सक, जो ही ये ई इस ई से मिलेगी ये विक्षक हो जाएगा, यानी मात्रा बड़ी हो जाएगी। अब यण संधि में वी प्लस अंजन, और ये बन जाएगा व्यंजन। क्यों, ये ई जो ही इस ए के साथ होगी तो ये बनेगा ये बना, और जो ही ये स्वर रहित हुआ आधा बच गया और आगे का ज्यों का त्यों जोड़ दिया, ये बन गया व्यंजन। अब देखिए वी प्लस अक्ति, अब वही बात इसमें है, ई जो ही इसका अंतिम वर्ण ई है, इसका ए है, और ये बनेगा ये, और ये जो ही इसमें स्वर बाहर होगा ये बन जाएगा आधा, और ये और कत्ती व्यक्ति बन जाएगा, वी प्लस अक्ति। अब देखिए व्यक्ति के अंदर भी वी है और व्यंजन में भी वी उपसर्ग है। इस यण संधि की वजह से हमें साफ वी दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये है कि बहुत से आधे से भी ज़्यादा यानी लगभग शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको उपसर्ग साफ साफ दिखाई नहीं देगा। आपको इसके उपसर्ग छांटने में संधि की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप इसी शब्द के अंदर से ये जान पाएंगे कि कौन से शब्द में उपसर्ग क्या है और उसका परिवर्तन हुआ तो किस रूप में हुआ है। अब देखिए वी प्लस असन, ये वी और व्यसन बन गया, इसके अंदर भी वी ही उपसर्ग है। वही बात है ई, ये ए के साथ मिलके ये, और जो ही स्वर रहित हुआ आधा। अब हम 8वां उपसर्ग है हमारा अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, समान, अनुकरण, अनुकूल, अनुगामी, अनुचर। इन शब्दों में अनु हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किसी मूल शब्द के आगे अनु लगा हुआ है, और इसमें हमें अलग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सकती। हम बहुत जल्दी इनको समझ जाते हैं कि अनुचर में, अनुगामी में, अनुकूल में और अनुकरण में अनु उपसर्ग है। लेकिन दीर्घ संधि में यही अनु आपको बड़ी मात्रा के रूप में दिखाई देगा, अनु उद प्लस इत, अनुदित। और यण संधि में अनु प्लस ए का आधा रूप दिखाई देगा, जिस अनु के साथ जो वर्ण है न है। जैसे अनु प्लस ए अन्वय, ये भी ई और उ और ए के साथ बताया था कि वह बन जाता है, और जो भी इसके अंदर से ये उ निकलेगा ये आधा बचेगा, ये बन जाएगा अन्वय। और ये सारी बातें आपको जब संधि पढ़ाई जाएगी तब समझ में आ जाएंगी कि किस प्रकार अन्वय में अनु उपसर्ग है। व्यंजन संधि में कैसे बताया है कि ई और उ के बाद क्या होता है। ये आगम संधि का उदाहरण है, अनु प्लस छेद, और इसके अंदर चय का आगमन होता है। जो ही चय आएगा उसके साथ चय का आगमन हो जाता है। अब देखिए अनु प्लस स्थान, ये बात ई और उ के बारे में है। जहाँ भी ई और उ के बाद यदि स और थे आएंगे तो हमेशा वो स और थे में बदल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ भी अनु है और यहाँ भी अनुदित में बड़ा उ दिखाई देने के बाद भी छोटा अनु ही है, और इसी प्रकार अनुच्छेद में भी अनु है और अनुष्ठान में भी अनु है। अब प्रत्यय का प्रयोग देखिए, आनुपातिक। अब यहाँ थोड़ी दिक्कत है कि अन है या आनु है। अब क्या है ये, अनु प्लस पात प्लस एक, ये इस एक प्रत्यय की वजह से ये क्या होगा, ए बन जाएगा आ, और आगे ज्यों का त्यों, और एक प्रत्यय अंत में लग जाएगा। अब देखिए नौ का है सु, जिसका मतलब है अच्छा या सरल। सुअवसर, सुकर्म, सुगंध, सुजन।
ये सु है, ये सु है, ये सु है और ये सु है। ये साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, यानी अच्छा अवसर, अच्छे कर्म, अच्छी गंध और अच्छा मनुष्य या जन। अब यण संधि में देखिए कैसे होगा, ये सु प्लस अच्छ ये बनेगा सवच्छ, क्योंकि ये जो ही उ इस ऐसे होगा तो ये बन जाएगा वह, ये रहा वह, और ये ऊ की मात्रा निकलती ही बच जाएगा आधा, और ये आगे का जो करते हूँ सवच्छ हो जाएगा। ये यण संधि पढ़ेंगे जब सब बातें समझ में आ जाएंगी। ये देखिए सु प्लस अलप, वही बात है, ऊ इस ए के साथ मिलेगा वह बन जाएगा, जो ही इसके अंदर से स्वर बाहर होगा ये आधा हो जाएगा और ये बन जाएगा सवलप। इसी प्रकार देखिए सु प्लस आगत में भी यूँ ही ये ऊ आ के साथ मिलेगा वाह बनेगा, इसके अंदर से स्वर बाहर होते ही आधा बन जाएगा और ये बन जाएगा सवागत। अब देखिए सवलप, सवागत और सवच्छ, इन तीनों शब्दों में ही सु उपसर्ग है। अब व्यंजन संधि में एक देखिए कैसे रूप बदलेगा, सु प्लस समा, जो ही ऊ और ई आएगी तो ये से किस में बदलता है हमेशा, इससे में बदलता है। इसका मतलब सुषमा के अंदर भी क्या है, सु उपसर्ग ही है। अब प्रत्यय में देखिए यही शब्द है सूजन, और जो ही सूजन के अंदर ये प्रत्यय लगेगा तो ये इस ऊ को बना देगा औ, और ये की वजह से ये पहला इसके पास वाला वर्ण क्या हो जाएगा आधा, और देखिए सु को बनाया सौ, जय और न को आधा ये की वजह से और ने सौजन्य। अब इसका मतलब है कि सौजन्य के अंदर भी क्या है, सु उपसर्ग ही है, लेकिन ये प्रत्यय के कारण ये हमें साफ नजर नहीं आ रहा। अब देखिए सौमित्र, इसमें क्या है, सु प्लस मित्र प्लस अ प्रत्यय है। अ प्रत्यय भी वही काम करता है, वो भी पहले वर्ण को क्या कर देता है, दीर्घ रूप बना देता है। ऊ को बनाया इसने सौ और मित्र का मित्र, और यह इसके अंदर शामिल है। इस प्रकार आप आगे जान पाएंगे कि अ प्रत्यय होता कहाँ है, अंत में तो कहीं से पता नहीं चलेगा। जो ही आप उसके शब्द के पहले वर्ण पर जाओगे, यदि वहाँ दीर्घीकरण है तो आपको पता चल जाएगा कि इस शब्द में अ प्रत्यय मिला हुआ है, इसकी वजह से ही ये सु सौ में बदला है। अगला है अप। अप का मतलब है बुरा, विपरीत, अपवाद। सीधे दिखाई देने वाले उदाहरण अपकर्म, अपकर्ष, अपकार, अपभ्रंश, इनमें सब साफ दिखाई दे रहा है कि अप उपसर्ग शामिल है। अब देखिए यण संधि में अप प्लस इच्छा गुण संधि है, यण नहीं है, ये गुण संधि का उदाहरण है। अप प्लस इच्छा में बनेगा, क्योंकि गुण संधि के अंदर ए और औ की मात्रा में बदलती हैं। ये ए इससे साथ मिलेगा, ये भी जब संधि पढ़ेंगे तो बताएंगे कि किस प्रकार ए के साथ ई मिलने पर क्या बन जाता है, वो ए बन जाता है। और वहीं बना हुआ इसमें अप प्लस इच्छा अपेक्षा, अप प्लस इच्छित, वहीं ई और ए की वजह से ये बनेगा आई अपेक्षित। इसका मतलब अपेक्षित और अपेक्षा के अंदर भी क्या है, अप उपसर्ग ही शामिल है, लेकिन वो संधि गुण संधि की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब प्रत्यय देखिए, ये आपराधिक, आपराधिक, अपराधिक नहीं आपराधिक, कैसे बनाइए, अपराध प्लस इक, जो ही एक प्रत्यय लेगा इसको ए को बना दिया आ, और अंत में ये जुड़ गई इसमें एक प्रत्यय। इसलिए मूल शब्द जो शुद्ध शब्द क्या है, अपराधिक न होकर के आपराधिक है। आपेक्षिक, अप प्लस इच्छा प्लस इक, जो ही एक प्रत्यय लगा इसको बना दिया आ, और ये जो का तो आगे जुड़ के अपेक्षिक बन गया। अगला है अपि। अपि है निश्चय, किंतु या भी। अब देखिए अपितु, अपिधान, अपिधान होता है ढकना, किसी चीज़ को ढकना। इन दोनों शब्दों में तो अपि साफ दिखाई देता है। अब देखिए इसमें कम ही उदाहरण है अपि में। अव को देखिए, अव का मतलब है नीचा, बुरा, हीन, उपयुक्त। अब देखिए अवकाश, अव, अवगत, ये रहा, अवगुण, ये रहा। अगला है गुण संधि में अव प्लस इक्षण, वहीं ए और ए की कारण क्या बनेगा, ये आई में बदलेगा और ये बन जाएगा अवेक्षण। अवेक्षण में क्या है, अव ही है। और व्यंजन संधि में क्या बन जाता है, ये अव प्लस छिन्न, यानी जो ही छय आएगा उसके साथ चय का आगम हो जाएगा, और ये जुड़ के इसमें चय का आगमन हो जाएगा, और इसका मतलब होता है छिन्न का मतलब अलग किया हुआ। अब इससे आगे के और देखते हैं एक एक दो दो उदाहरणों से।